हेलो दोस्तों, तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम वेक्टर स्पेस, जो कि लीनियर अलजेब्रा का ही एक टॉपिक है। और इसमें हम सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, सब स्पेस पढ़ेंगे, उनका लीनियर सम, डायरेक्ट सम, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद और आने वाले कंसेप्ट जो सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस में आते हैं, उनका स्पैनिंग सेट, लीनियर स्पैनिंग सेट, बेसिस, डायमेंशन, कोशेंट स्पेस और लीनियर कॉम्बिनेशन, और उनके एग्जांपल्स देखेंगे। और उससे आगे आने वाली वीडियोस में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिसके भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसके बाद यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसके बाद ड्यूअल स्पेस। ये सब लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट और सेकंड दोनों के टॉपिक्स मिक्स में है, तो इनको एक साथ करवाया जाएगा। उसके बाद डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर आएंगे, तो ये उसी के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही सब टॉपिक्स ये होते हैं। और ये टॉपिक्स हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर उसके बाद आता है एडजॉइंट ऑपरेटर। तो इससे लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट और लीनियर अलजेब्रा सेकंड दोनों कंप्लीट इतने में आपकी हो जाएंगी। तो आइए हम वेक्टर स्पेस शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो आनी चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशंस हमारे सीधे वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन हम देंगे या उनके प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो वो काम आती हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं? तो द्विचर संक्रिया तो हम इजीली जानते हैं, जो समवर्तता की प्रॉपर्टी होल्ड करती हो या जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। यदि कोई संक्रिया किसी समुच्चय या सेट के लिए समवर्तता गुण को संतुष्ट करे तो संक्रिया उस समुच्चय के लिए द्विचर संक्रिया कहलाती है। जैसे प्लस है, जेड के लिए द्विचर संक्रिया है। जेड के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को लीजिए, उनमें प्लस करेंगे तो वो क्या होगी? जेड का ही एलिमेंट आएगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। प्लस जेड के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस जेड के लिए द्विचर संक्रिया है या बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन जो माइनस है वो जेड प्लस के लिए द्विचर संक्रिया नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए कि 2 और 3 जेड प्लस में आ रहे हैं, जबकि 2 - 3 करते ही -1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस आ जाएगा, इसलिए ये द्विचर संक्रिया नहीं है। ठीक है। अब आता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है कि एक ही समुच्चय के दो अवयवों के बीच अगर कोई हम ऑपरेशन लगाएं तो वो होता है, और उसी में आ जाए तो वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है, जिसको सिंपल ऑपरेशन से दर्शाया जाता है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन जो दो डिफरेंट सेट के एलिमेंट्स के बीच में कोई ऑपरेशन लगाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल या बाह्य द्विचर संक्रिया। तो उसमें क्या करेंगे, जो संक्रिया है उसके ऊपर एक राउंड लगा देते हैं, बस उसी को कह देते हैं कि ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। फिर एक डेफिनेशन आती है फील्ड की। जैसे रिंग की डेफिनेशन होती है उसी तरह फील्ड की डेफिनेशन होती है। तो जैसे F प्लस डॉट क्षेत्र कहलाता है यदि F प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप हो और F -0 मतलब 0 एलिमेंट हटा दें F में से, तो डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, साथ ही गुणन की योग पर बंटनता को वो होल्ड करे, तो हम कह देंगे कि जो F प्लस डॉट है ये फील्ड कहलाता है। जैसे Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट ऑलवेज फील्ड होते हैं, लेकिन N प्लस डॉट, Z प्लस डॉट फील्ड नहीं होते, क्योंकि इनके जो इन्वर्स एलिमेंट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कि वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। कि वेक्टर स्पेस इस तरह लिखा जाता है V/F, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, इस तरह इसको पढ़ते हैं। कि माना F कोई फील्ड है, तब एक अरिक्त समुच्चय या सेट V दो संक्रियाओं प्लस व डॉट राउंड, ये क्या है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और ये है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, आंतरिक द्विचर संक्रिया और बाह्य द्विचर संक्रिया के साथ फील्ड F पर सदिश समष्टि कहलाता है यदि ये प्रॉपर्टीज ये होल्ड करे। आगे और भी थर्ड प्रॉपर्टी भी है, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि VF एक क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा जो निम्न प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि U और V कहाँ से लें? V से, मतलब जो V है, U और V हमने V से लिया, तो U प्लस V कहाँ बिलोंग करे? V में ही बिलोंग करे यूनिकली। और U लें V से और A लें F से, ठीक है? तो तब A डॉट, और ये एक्सटर्नल हो जाएगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट आ रहा है V से और एक कहाँ से आ रहा है? F से। दो अलग अलग सेट से आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इसमें
लगेगा। तो ए डॉट वी बिलोंग्स टू वी यूनिकली हो, एक प्रॉपर्टी तो ये होल्ड करेगा। सेकंड, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो आंतरिक द्विचर संक्रिया है उसके लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड हों और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएं, तो हम कह देंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। अब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से होते, कौन सा है, प्लस मान लीजिए, तो प्लस के लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो, तो ये क्या होती है एसोसिएटिव, ये क्या होती है कम्यूटेटिव, ये यू प्लस जीरो बराबर यू प्लस जीरो, यू माइनस यू बराबर जीरो बराबर माइनस यू प्लस जीरो। एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि यू प्लस वी कहाँ होगा वी में, और ए कहाँ से आएगा एफ से लेंगे हम, क्योंकि एफ में क्या है अदिश एलिमेंट्स होते हैं और वी में वेक्टर्स होते हैं, इसलिए ये अलग अलग जो बनेंगे हमारे दो सेट, उनके बीच क्या कौन सा लगेगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। ये ऐसा होगा कि ए डॉट यू प्लस ए डॉट वी, जहाँ ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू वी, ए प्लस बी डॉट यू, तो ये चाहे इधर से लेफ्ट से लगा दें, चाहे इसको इसमें ए प्लस बी में यू राइट से लगा दें, तो इस तरह ये ओपन हो जाता है। ए डॉट बी यू, तो ए, अब यहाँ डॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये ए और बी एफ से आ रहे हैं, जब ये एफ से आ रहे हैं तो केवल एक ही सेट से आ रहे हैं, तो इनके इंटरनल ऑपरेशन लगेगा ए डॉट बी, जबकि ये हो गया एफ से और ये हो गया वी से, तो ये अलग अलग सेट हो गए, तो इसलिए इसमें डॉट के ऊपर क्या लगा दिया सर्कल लगा दिया, बाहर बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से क्यों लिखा, ये तो मतलब डॉट आना चाहिए था, इसको इसलिए लिखा कि जब बी और यू अलग अलग सेट से हैं तो इसमें एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आएगा, जब ये कहाँ से हो जाएगा तो इसमें भी ये कहाँ से आएगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन लग जाएगा। अब डी है वन डॉट यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल u belongs to v, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f, ठीक है, अर्थात तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई 1 2 एंड 3। अब ये तीन प्रॉपर्टीज में इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, हमको ये रटनी नहीं है, ये हमको सीधी कहीं कहीं काम आएंगी, वहाँ हम सीधा काम में ले लेंगे, क्योंकि हम इजीली ये जानते हैं, इसको नॉर्मल प्लस माइनस की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अर्थात वी एफ वेक्टर स्पेस है यदि वी प्लस अबेलियन ग्रुप और ए डॉट यू बिलोंग्स टू वी, तथा थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड, थर्ड कौन सी, ये प्रॉपर्टीज होल्ड करें। इसका मतलब वी के अवयव इसमें मतलब नहीं, ये क्या है एक फैक्ट है कि वी के अवयव सदिश कहलाते हैं, मतलब वेक्टर्स कहलाते हैं, और एफ के अवयव अदिश या स्केलर्स कहलाते हैं। अब देखिए कौन वेक्टर स्पेस होता है, कौन वेक्टर स्पेस नहीं होता। तो पहले तो जो इस ऐसे कोष्टक में लिखे हों उनको फील्ड होना अनिवार्य है, वो फील्ड होने चाहिए, अगर वो फील्ड नहीं है तो वो चाहे बाहर कुछ भी है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो प्रत्येक फील्ड खुद पर वेक्टर स्पेस होता है, क्योंकि आर फील्ड होता है, सी फील्ड होता है, क्यू फील्ड होता है, तो ये खुद पर वेक्टर स्पेस बनाता है। तो आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू ओवर क्यू, ये क्या होंगे वेक्टर स्पेस ऑलवेज होंगे, जबकि जेड ओवर जेड वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जेड फील्ड ही नहीं होता, ठीक है, तो ये नॉट अ फील्ड, ये फील्ड नहीं है। वी एफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, तो अंदर वाले का एफ फील्ड होना जरूरी है, तो एफ वी से छोटा होगा, क्योंकि ये कहने में भी तो लग रहा है कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, मतलब फील्ड एफ के ऊपर क्या है सदिश समष्टि है, तो एफ वी से छोटा होगा या बराबर होगा, बराबर हो सकता लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, एफ वी से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए प्रत्येक फील्ड अपने सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस बनाता है, ये भी फैक्ट है, सीधा आप देख के बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे बता सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, या सदिश समष्टि है या नहीं है। यदि एच फील्ड एफ का सब फील्ड है तब एफ एच एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है कि आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है, तो जो सी है वो आर पर वेक्टर स्पेस हमेशा बनाएगा ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि आर है वो इस सी का सब सेट है, और आर फील्ड भी है, क्योंकि सी खुद फील्ड होता है और आर भी फील्ड होता है, और आर सी का सब सेट हो गया, तो ये क्या बनाएगा, तो ये आर क्या हो गया सी का सब फील्ड भी हो गया, तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्यू आर का क्या होता है
सबसेट होता है, साथ ही सब फील्ड भी होता है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब देखिए कि निम्न में से कौन सा वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब देखो आर ओवर एन, आर ओवर जेड, सी ओवर जेड, आर ओवर क्यू, बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये एन फील्ड ही नहीं होता तो ये ऑप्शन रॉन्ग, और जो जेड है वो भी फील्ड नहीं होता तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। जेड है ये फील्ड नहीं होता, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब क्यू है वो फील्ड होता है, पहले तो ये देखेंगे अंदर को ब्रैकेट में फील्ड है या नहीं है। हाँ, अंदर क्यू है तो वो फील्ड है। अब ये फील्ड है तो क्या ये इसका सबसेट है? हाँ, आर का सबसेट है, और आर का क्यू क्या हो जाएगा? क्यू सब फील्ड हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब देखिए वेक्टर स्पेस है या नहीं है। क्यू ओवर आर, आर ओवर सी, सी ओवर सी, क्यू ओवर आर। अब ब्रैकेट में हम देखेंगे ये फील्ड तो है, ये भी फील्ड है, लेकिन ये आर बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया, और आर इसका सब फील्ड नहीं होता जबकि क्यू सब फील्ड होता है, तो ये क्या नहीं बनाएगा? ये नहीं बनाएगा, हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आर ओवर सी, क्या क्यू आर के ऊपर बना सकता है? नहीं बना सकता। आर सी के ऊपर बना सकता है? नहीं बना सकता, जबकि सी आर के ऊपर बना सकता है क्योंकि आर छोटा होता है, तो सी ओवर सी बनाएगा। ये जब कोई फील्ड स्वयं के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है, तो बिल्कुल बनाता है। अब देखिए आर की पावर एन, आर पर वेक्टर स्पेस होता है। जो आर की पावर एन या कुछ भी होता है, जैसे आर क्यूब, पावर नहीं होती है एक्चुअल में, ये इसकी डायमेंशन टाइप कुछ होती है। तो आर क्यूब में एलिमेंट्स कैसे आएंगे? ए बी सी, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसमें 3 टपल्स में वेक्टर्स के जैसे क्या आएंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अभी उस बात पर हम नहीं जाते हैं, केवल 3 टपल्स में एलिमेंट्स इसमें आएंगे अगर आर क्यूब है तो। वैसे आर एन है तो एन टपल्स में एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आर एन ओवर आर पर वेक्टर स्पेस होता है, हमेशा होता है। तो आर ओवर आर पर वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोई भी फील्ड है वो स्वयं पर बनाता है वेक्टर स्पेस। उसी तरह आर स्क्वायर ओवर आर बनाएगा, आर क्यूब ओवर आर बनाएगा, आर एन ओवर आर बनाएगा, जहाँ आर स्क्वायर में कैसे एलिमेंट आएंगे? ए बी। ए बी कहाँ से आएंगे? आर से, जो 2D का काम करते हैं। सी एन ओवर सी बनाएगा, सी एन ओवर आर भी वेक्टर स्पेस बनाता है। अब क्यू एक्स, ये पॉलिनोमियल रिंग्स होती हैं। पॉलिनोमियल, अब ये रिंग्स है तो क्यू फील्ड होता है, तो वो भी वेक्टर स्पेस बनाता है। तो आर और ये सी भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। अब वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी, ठीक है, ये छोटी जगह में ज़रूर लिखा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी गणनता क्या होती है? तो वी एफ वेक्टर स्पेस हमें दिया गया है, तो इसकी कार्डिनलिटी इस तरह लिखते हैं, बराबर एफ। कार्डिनलिटी का मतलब है कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि एफ की कार्डिनलिटी, जो अंदर हमें फील्ड दिया गया है उसकी कार्डिनलिटी की पावर लगाएंगे डायमेंशन ऑफ वी। डायमेंशन निकालना हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी केवल ये फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, इसको आगे भी हम करवाएंगे। तो कम से कम एक हो सकती है, जो वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी है वो कम से कम एक हो सकती है, क्योंकि जीरो हमेशा वेक्टर स्पेस होता है, तो इसको जीरो स्पेस बोलते हैं। वी एफ एक वेक्टर स्पेस है तथा डायमेंशन वी बराबर एन है, और एफ की कार्डिनलिटी पी या पी की पावर आर टाइप की होती है या इनफाइनाइट होती है, तब कार्डिनलिटी ऑफ वी क्या होगी? पी की पावर एन। तो एन क्या दे रखा है? डायमेंशन ऑफ वी दे रखा है, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा। या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि पी की पावर, जो पी की कार्डिनलिटी, एफ की कार्डिनलिटी है, सॉरी, जो एफ की कार्डिनलिटी है या तो पी की फॉर्म में होगी, या पी की पावर 1, पी की पावर 2, पी की पावर 3, या इन्फिनिटी होगी, इसलिए ये इन्फिनिटी भी हो सकता है। इस कंसेप्ट को हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए आती है बात सब स्पेस की। क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि बताइए, एक हमें कोई सेट दे देगा या कोई कंडीशन दे देगा सब स्पेस की, और पूछेगा बताइए ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सब स्पेस देखिए, माना वी एफ एक वेक्टर स्पेस है तथा डब्ल्यू वी का सबसेट है, तब डब्ल्यू भी प्लस व डॉट संक्रिया के साथ वेक्टर स्पेस बनाए तो डब्ल्यू एफ को वी एफ का सब स्पेस कहते हैं। क्योंकि वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट ले लिया, अगर वो सबसेट भी
उन्हीं संक्रियाओं के साथ क्या बना दे, वेक्टर स्पेस बना दे, तो WF भी क्या हो जाएगा, VF का सब स्पेस हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे R3R एक सदिश समष्टि है, तो W1 क्या ले लिया, A00, A बिलोंग्स टू R, इस प्रकार के एलिमेंट्स ले लिए, तो ये R³ का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। और W2 क्या है, AB0, AB बिलोंग्स टू R, तब W1 व W2 दोनों R³ के सब स्पेस हैं तथा W1 W2 का सब स्पेस है। अब ये क्यों है, क्योंकि ये हमारे वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, मतलब उनको किसी को भी डिनाई नहीं करते, तो इसलिए अभी बाकी इनको चेक करने का एक रूल होता है, तो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि एंटायर स्पेस VF तथा जीरो स्पेस जीरो ये स्पेस या नल स्पेस हमेशा ट्रिवियल सब स्पेस होते हैं। मतलब एक तो खुद का सब स्पेस होता ही है, तो वो होगा, और एक जो उसमें जीरो एलिमेंट होगा या जीरो वेक्टर होगा, तो वो दोनों अलग अलग वो अपने क्या बनाते हैं, सब स्पेसेस हमेशा ही बनाते हैं। किसी भी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस तो हमेशा ही होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब स्पेस। VF को इम्प्रॉपर सब स्पेस भी कहते हैं। जीरो या नल स्पेस, जीरो क्या होता है, प्लस की आइडेंटिटी होता है। R² में ये होती है नल स्पेस या जीरो एलिमेंट, R³ में ये होता है R² R2R वेक्टर स्पेस है, तब नल स्पेस क्या होगा, 0 0, इसको 0 से इंडिकेट करते हैं। अब R2R का सब स्पेस 0R इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए सब स्पेस टेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, कोई उसका सेट दे दिया आपको और पूछ लीजिए बताइए ये सब स्पेस है या नहीं है, तो हम किन प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि देखिए वैसे प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 में 4 प्रॉपर्टी, 4 3 12 13 प्रॉपर्टीज़ हमें क्या करनी होंगी, देखनी होंगी, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, केवल 1 या 2 स्टेप करके ही या 2 टेस्ट करके ही हम बता देंगे। तो इसको टेस्ट करने के भी 2 स्टेप टेस्ट अलग है और 1 स्टेप टेस्ट अलग है, तो हम 1 स्टेप टेस्ट है तो 1 स्टेप टेस्ट को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ताकि 2 स्टेप टेस्ट भी देख लेते हैं और 1 स्टेप टेस्ट भी देख लेते हैं। 2 स्टेप टेस्ट में क्या होता है कि हम जो हमें दिया गया है, मान लीजिए WVF का सबसेट है, तब WF वेक्टर स्पेस होगा, और उसके चेक करने के लिए क्या वो कहें टेस्ट, पहला टेस्ट ये है कि UV कहाँ से लेंगे, W से ही, और उनको देखेंगे कि वो U + V W में ही आ रहा है, पहला कंडीशन ये। और दूसरा कंडीशन A कहाँ से लेंगे, F से, A.U अगर W में आ गया, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W, तो हम कह देंगे ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह देंगे वो सब स्पेस है। बाकी दूसरा टेस्ट 2 स्टेप टेस्ट ये भी है कि UV उसमें से लेंगे, U - V बिलोंग्स टू W हो जाए, और A.U भी कहाँ से बिलोंग कर जाए, W में बिलोंग कर जाए, तो ये तो सेम से ही है। एक टेस्ट ये हो गया, 2 टेस्ट, दूसरा टेस्ट ये हो गया, केवल ये 2 कंडीशन होल्ड हो जाएंगी तो ही हम कह देंगे कि ये क्या बनाता है, सब स्पेस बनाता है, या इन 2 कंडीशन को चेक करके बता देंगे कि ये सब स्पेस बनाता है। अब 1 स्टेप टेस्ट होता है। 1 स्टेप टेस्ट में क्या करेंगे, हम U और V लेंगे W से ही, और A लेंगे F से। अब A.U + V अगर W में आ गया तो सीधा कह देंगे कि ये सब स्पेस है, जो हमसे W पूछा गया ये सब स्पेस है। या A.U + B.V लेंगे, जो अगर W में आ जाए तो भी हम कह देंगे कि ये सब स्पेस बनाएगा। तो सब स्पेस चेक करने के 4 अलग अलग मेथड आ गए, जिनमें से ये हैं, फर्स्ट स्टेप टेस्ट 2 हैं, 1 स्टेप टेस्ट 2 हैं, और 2 स्टेप टेस्ट भी 2 हमें दिए गए हैं। किसी भी एक को लगा के, हम चारों में से किसी भी एक को लगा के हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, जिसे कि हम इस एग्जाम्पल में लगा कर भी चेक कर सकते हैं। जैसे W1 दे दिया A00, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो हम कौन सा लेते हैं, हम सीधा ही कौन सा ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेप टेस्ट ले लेते हैं। तो A कहाँ से लेंगे, F से, और F क्या है हमारा, R है, और A.U + V बिलोंग्स टू W होना चाहिए। तो देखिए A कहाँ से लेंगे, मतलब A क्या R से लेंगे, जो फील्ड है उसमें से हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, उसको इससे क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका ही कोई दूसरा एलिमेंट लेके उसको ऐड करेंगे। तो देखिए A0 0, इसमें क्या
मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ का कोई एलिमेंट, मतलब आर का ही कोई एलिमेंट मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा कोई एलिमेंट B00 भी कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें R³ में, ये W1 में बिलोंग करेगा ना। अब ये कहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2A + B00, जो कहाँ जाएगा W1 में जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा सब स्पेस हो जाएगा। उसी तरह इसमें है, तो ये इस तरह हम सब स्पेस को चेक कर सकते हैं। अब देखिए यदि W V का सब स्पेस है तो W को V सब स्पेस कहते हैं, बस ये याद रखने की बात है। यदि V सब स्पेस का V सब स्पेसेस, मान लीजिए कि V के कोई सब स्पेसेस हैं, डिफरेंट सब स्पेसेस हैं, यदि उनका इंटरसेक्शन करें तो वो भी क्या होगा सब स्पेस बनाएगा या उपसमष्टि बनाएगा। दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी V सब स्पेस बनाएगा, मतलब उपसमष्टि बनाएगा। दो सब स्पेसेस का यूनियन वेक्टर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो W1 यूनियन W2 यह सब स्पेस होगा यदि और केवल यदि ये एक दूसरे में कंटेन करें। W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1, वन कंटेन्ड इन अनदर। देखिए एग्जाम्पल, W1 दे रखा है X 2Y 3Z टाइप का, XYZ बिलोंग्स टू R। W2 है XYZ बिलोंग्स टू Q, R³ R का सब स्पेस है, जबकि W2 R³ R का सब स्पेस नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ Q दे दिया हमें, जब यहाँ Q दे दिया तो इसमें जो भी हम एलिमेंट लेंगे तो इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कहाँ से लिया जाता है, वो F से लिया जाता है, तो R से लेंगे। लेकिन इसमें XYZ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, Q से, और जबकि जो F से एलिमेंट लेंगे वो हम इरेशनल भी तो ले सकते हैं, जबकि इसमें तो केवल क्या दिखा रखा है, केवल रेशनल नंबर ही, परिमेय संख्या ही ले सकते हैं। जैसे ही हम √2 ले लिया मान लो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी यहाँ, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा वापस Q में आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए W2 क्या नहीं होगा, सब स्पेस नहीं होगा। अब आता है सब स्पेसेस का लीनियर सम। जो सब स्पेसेस दिए गए हैं उनका लीनियर सम कैसे करते हैं। देखिए कि जैसे W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं तो इनके रैखिक योग को W1 + W2 से दर्शाते हैं, जहां W1 + W2 में कैसे एलिमेंट्स होंगे, इसका कोई एलिमेंट इसका कोई एलिमेंट, दोनों का योग। W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। एग्जाम्पल, W1 W2 किसके सब स्पेसेस हैं, R³ ओवर R के, तब W1 + W2 में कैसे एलिमेंट होंगे, A B और C, जहाँ A B C बिलोंग्स टू R होंगे। और ABC में ABC कैसे होंगे, W1 + W2 में से आएंगे, जहाँ W1 में AB0 + 00 C, क्योंकि ये खुद जो W1 है किसका है, R³ का है, तो इनमें से ही एलिमेंट इनके आएंगे, जिनको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। जो ABC है उसको देखिए AB0 + 00 C, इसका योग करके भी हम लिख सकते हैं। A/2 B0 A/2 0 C, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं लीनियर सम। रैखिक सम या लीनियर सम यूनिक नहीं होता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ABC को जो W1 W2 में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको वो यूनिक तरीके से नहीं लिखे जा रहे, उनको 3 तरीके से भी हम लिख पा रहे हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ऐसे लिख पाएँ इनको इस तरीके से, तो इसे कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें जो मेन लीनियर सम की जो प्रॉपर्टी है याद रखने योग्य वो ये है कि लीनियर जो सब स्पेसेस का जो लीनियर सम होता है वो यूनिक नहीं होता है, और जो सब स्पेसेस का लीनियर सम होता है वो खुद एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, जो कि एक क्या होगा, सब स्पेस होगा VF का, और W1 - W2 सब स्पेस नहीं होता है, वो प्लस वाला कंडीशन है, वही उसका सब स्पेस बनाएगा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं कि सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट। हमें कोई वेक्टर स्पेस दिया होगा और एक सेट दे दिया जाएगा, और वो उससे कहा जाएगा कि बताइए इससे जनरेटेड सबसेट कौन सा है। ठीक है, तो इसको इस तरह हम समझ सकते हैं, यदि S वेक्टर स्पेस V का उपसमुच्चय है। ठीक है, पहले तो कोई सबसेट देगा,
उपसमुच्चय देगा और फिर उससे पूछेगा कि बताइए इससे जनरेटेड वेक्टर स्पेस सब या वेक्टर सब स्पेस कौन सा है। तब डब्ल्यू एफ को एस से जनित या एस से जनरेटेड कहेंगे यदि डब्ल्यू एस को कंटेन करने वाला वी का सबसे छोटा सब स्पेस हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है वी और ये हमें सेट दे दिया एस, और एस से जनरेटेड वेक्टर स्पेस हम कौन वेक्टर सब स्पेस किसको कहेंगे, डब्ल्यू को। तब कहेंगे जब डब्ल्यू से छोटा कोई वेक्टर स्पेस नहीं हो जो इसको कंटेन करे। ठीक है, मतलब एस से जनित हो सकने वाला सबसे छोटा जो सब स्पेस है वही एस से जनित सब स्पेस होगा। ठीक है, एस जनरेट डब्ल्यू से बड़े सेट को भी कर सकता है, डब्ल्यू से बड़े सब स्पेस को भी जनरेट कर सकता है, लेकिन वो एस से जनित नहीं होगा। जो सबसे छोटा सब स्पेस होगा वही उसका एस से जनरेटेड कहलाएगा, जो कि हमें दिखाया गया है। तब डब्ल्यू एफ को एस से जनित कहेंगे यदि डब्ल्यू एस को कंटेन करने वाला वी का सबसे छोटा सब स्पेस हो। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस ऐसा है कि जो एस से जनित है। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल, जैसे V4, यहाँ V4 ये इसकी डायमेंशन दिखा रहा है, V4 जो है इसकी डायमेंशन दिखा रहा है। तो डायमेंशन वाला वीडियो आगे आने वाले चैप्टर में आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो V4 Z2 पर एक वेक्टर स्पेस है, तब माना ये क्या है, ये सब स्पेसेस हैं, तथा S1 क्या है, एक समुच्चय है V4 का, तब S1 से जनरेटेड वेक्टर सब स्पेस होगा। ये हम चेक नहीं करेंगे अभी कि ये वेक्टर सब स्पेस हैं या नहीं है, हमें दे रखा है कि ये सब स्पेसेस हैं। ठीक है, तब S1 ये है, तो S1 से जनरेटेड वेक्टर स्पेस कौन सा होगा, जो S1 को कंटेन करेगा और सबसे छोटा होगा। ठीक है, S1 में कौन सा एलिमेंट है, ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सबसेट, ये इसमें ए है ही नहीं, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो इसमें ए है, तो ये भी एस से जनरेटेड हो सकता है, लेकिन एस से जनरेटेड ये होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है जो ए को कंटेन कर रहा है, और उपसमष्टि या सब स्पेस इसको दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंस स्मॉलेस्ट विच कंटेन्स S1। W1 प्लस W2 वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है जो W1 यूनियन W2 से जनरेटेड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि W1 प्लस W2 सब स्पेस हमेशा बनाता है। जब दोनों W1 और W2 क्या हो, सब स्पेस हो, तो W1 प्लस W2 भी सब स्पेस बनाता है। और वो किससे जनरेट होता है W1 यूनियन W2 से जनरेटेड होता है, अर्थात W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 यूनियन W2 से जनरेटेड सब स्पेस। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेज। जो सब स्पेसेज हमें दिए गए हैं किसी वेक्टर स्पेस के, उनके डायरेक्ट सम को कैसे लिखते हैं। एक सदिश समष्टि V को दो उप समष्टियों W1 W2 का डायरेक्ट सम कहेंगे। ठीक है, जो हमें सदिश समष्टि दी गई है उसको हम दो सब स्पेसेज का डायरेक्ट सम कहेंगे यदि V का प्रत्येक अवयव W1 प्लस W2 के रूप में यूनिकली लिखा जा सके, अर्थात for all V belongs to V there exists W1 W2 such that V is equal to W1 plus W2 स्मॉल v कहाँ से लिया गया है, कैपिटल V से, यूनिकली, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0, मतलब जो इनमें जो कॉमन एलिमेंट हो केवल 0 एलिमेंट हो या प्लस की आइडेंटिटी हो। ठीक है, डायरेक्ट सम को W1 W2 से लिखते हैं, अतः V बराबर W1 W2। ये कंडीशन अगर होल्ड हो रही है, मतलब V का प्रत्येक एलिमेंट उन दोनों के किससे लीनियर सम के रूप में लिखा जा सके, जहां ये कंडीशन भी होल्ड हो, क्योंकि इसको तो हम लीनियर सम ही बोलते हैं ना। V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इफ एंड ओनली इफ V बराबर W1 प्लस W2 एंड दिस। ठीक है, जब इनमें 0 एलिमेंट ही कॉमन होगा तो इसको ये लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात है। डायरेक्ट सम लीनियर सम के बराबर होता है यदि और केवल यदि इनके बीच में कॉमन एलिमेंट केवल 0 एलिमेंट हो। डिसजॉइंट सब स्पेसेज, अब पहली बात तो वो सब स्पेसेज होने चाहिए, फिर डिसजॉइंट का मतलब है कि उनके बीच में कोई कॉमन नहीं हो।
केवल, और सब स्पेसेस है तो सब स्पेस में तो कॉमन चीज़ तो जीरो एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, प्लस की आइडेंटिटी जो है वो तो आएगी ही आएगी। तो W1 प्लस W1 व W2 डिसजॉइंट सब स्पेसेस कहलाते हैं यदि W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0, मतलब इसमें केवल नल स्पेस ही इसका क्या हो, इनका वो कॉमन एलिमेंट हो, अर्थात जीरो एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो क्या बोलेंगे हम इनको डिसजॉइंट सब स्पेसेस बोलेंगे। अब वेक्टर सब स्पेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वेक्टर सब स्पेसेस कौन से होंगे या कौन से नहीं होंगे, उनको हम देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि R हमेशा वेक्टर स्पेस होता है, तो R वेक्टर स्पेस होता है, तो R3 वेक्टर स्पेस है, तब W इज सबसेट ऑफ R³ सब स्पेस है या नहीं है। जहाँ W हमें दिया गया है, ये सब स्पेस की डेफिनेशन दी गई है, बताइए ये W सब स्पेस है या नहीं है। क्या दे रखा है, X Y Z, X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, X Y Z बिलोंग्स टू R। तो अब हम इसमें जब इस तरह की कंडीशन दी गई हो तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे पहले 0 एलिमेंट हमारा बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका 0 एलिमेंट क्या होगा, 0 0 0। तो इसने देखो x पे कंडीशन दे दी, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, मतलब तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। जब तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते तो क्या होगा, 0 0 0 हमारा आएगा ही नहीं। जब 0 0 0 ही नहीं आएगा तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा ही नहीं। जब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा तो ये इसका सब स्पेस नहीं हो सकता। तो देखिए R³ वेक्टर स्पेस होता है, परंतु यहाँ कंडीशन को देखते हुए अवयव 0 0 0 उपस्थित ही नहीं, अतः यह वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। जब ये नहीं बनाएगा तो ये सब स्पेस नहीं हो सकता। साथ में देखिए अगला इसी पे है R³ पे ही कि W x1 x2 x3 ऐसे हैं कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 0 या x2 इज लेस देन इक्वल टू 0 या x3 लेस देन इक्वल टू 0। वही कंडीशन आ गई या वाली, तो इसमें 0 0 0 इंक्लूड ही नहीं है। अब इसमें देखिए x1 तो ये क्या, ये W1 W2 और W3, तो ये भी नहीं बनाएगा। अब देखिए इसमें ये कंडीशन दे दी x1 x2 इज इक्वल टू 0, हाँ चलो हो गया, इससे तो 0 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों 0 ले सकते हैं हम। x2 इज इक्वल टू 0, x2 तो इसने 0 दे ही दिया कि x2 तो 0 है ही है। जैसे ही x2 0 हो गया तो x1 अपॉन x2 यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे ही x2 इसने 0 दिया तो यहाँ ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इक्वल टू 0 थोड़ी आएगा, तो ये भी सब स्पेस नहीं बनाएगा, अर्थात इसमें भी हमारा 0 0 0 एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसमें तो इसने साफ ही कह दिया कि x1 0 हो ही नहीं सकता। जब x1 0 हो ही नहीं सकता तो 0 0 0 तो इसमें आएगा ही नहीं, इतना हम ला सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ तो 0 होएगा ही नहीं तो ये एलिमेंट इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब दे रखा है कि W बराबर x1 x2 x3, ऐसे हैं कि x1 बराबर 0 और x2 x3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो x1 बराबर 0 तो फिक्स कर दिया इसने, और x2 x3 R में से कुछ भी ले सकते हैं, तो x2 x3 हम 0 0 भी तो ले सकते हैं, तो वो हमारा इंक्लूड 0 0 0 इंक्लूड हो गया हमारे W में, तो ये सब स्पेस बना देगा। x1 x2 बिलोंग्स टू R और x3 को 0 फिक्स कर दिया तो भी 0 0 हमारा आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में आएंगे तो यही एलिमेंट ना, इस तरीके के A B और C इस तरीके के एलिमेंट ही आएंगे। तो इसमें इसने x3 को 0 फिक्स कर दिया, और A B कहाँ से ले सकते हैं, R से, तो 0 0 भी ले सकते हैं, तो 0 0 हमारा आ रहा है। वही कंडीशन यहाँ हो रही है, x1 x3 बराबर R, तो ये तीनों 0 ही हो रहे हैं, तो ये हमारा नल स्पेस बन जाएगा। क्योंकि देखिए x1 और x3 बराबर 0, तो हमारा क्या बनेगा, x1 0 दे दिया और x3 0 दे दिया। अब x2 की कंडीशन बच रही है, तो यहाँ से x2 0 आ गया, तो ये लीजिए, यही केवल एक ही एलिमेंट इसमें बचेगा, जो किसको बोलते हैं, नल स्पेस को बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास आ जाते हैं टाइप 2 कि समतल का समीकरण, मतलब वो जब सब स्पेस हमें डिफाइन करेगा वो, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो एलिमेंट ही दे, कोई कंडीशन दे देगा, और उस कंडीशन को देखकर ही हमें बता देना है कि ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। जब समतल जब हमें मान लीजिए कि कोई सब स्पेस दे रखा है और उसमें कोई समीकरण दे दिया, उसको देखकर हम क्या बताएंगे, और मान लीजिए उसने किसी समतल का समीकरण दे दिया, और समतल का समीकरण हम जानते हैं कैसा होता है, वो हम बताएंगे भी। जब समतल बिंदु से गुजरे, जब कोई समतल है वो मूल बिंदु से गुजरे तो हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है, और जब मूल बिंदु से ना गुजरे तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस।
परंतु समतल ए एक्स प्लस, देखिए अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0, तो समतल मूल बिंदु से गुजर रहा है तो वेक्टर स्पेस बनाता है। ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसको पता कैसे करते हैं, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म, अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो भी कांस्टेंट कोई है वो चर के साथ में मल्टीप्लाइड में है। अगर जैसे इसकी तरह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये क्या है, अचर, अगर ये प्लस में डी आ जाए तो ये कहाँ से नहीं गुजरती, मूल बिंदु से नहीं गुजरता ये समतल। परंतु समतल ये जहाँ डी नॉट इक्वल टू 0 समतल मूल बिंदु से नहीं गुजरता तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, सीधा कह देंगे। जैसे कि W बराबर एक्स वाई जेड और कंडीशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0, आर क्यूब पर सब स्पेस है। और क्यों है, क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म डिफरेंटली नहीं है। जबकि W बराबर एक्स वाई जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये आर क्यूब पर सब स्पेस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म आ रही है इस कंडीशन में। एग्जांपल W बराबर एक्स वाई जेड 2x माइनस 3y माइनस 7z बराबर 5, आर क्यूब पर सब स्पेस नहीं है, हम सीधा ही कह देंगे। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, सिंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आइडेंटिटी 0 0 0 रखने पर क्या आएगा, 0 0 0 रखने पर 0 बराबर 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और हमें तो इससे मतलब भी नहीं है, हमें तो ये मतलब एक कांस्टेंट टर्म आ गई तो नहीं होगा। अब देखिए, अचर पद के साथ बहुपदों का समुच्चय सब स्पेस नहीं बनाता, परंतु यदि बहुपदों के में अचर पद नहीं है तो सब स्पेस बनाता है। जो कंडीशन इसमें है वही पॉलिनोमियल्स में आ गई। मान लीजिए कोई बहुपद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2y मान लीजिए बराबर 0, तो वो क्या करेगा, हमारा सब स्पेस बना देगा, R2 पर बना देगा या R3 पर, जो भी है। और जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 आ गया तो वो हमारा नहीं बनाएगा, वो इसमें दिया गया है। अचर पद के साथ बहुपदों का समुच्चय सब स्पेस नहीं बनाता, ठीक है, अगर कोई अचर पद प्लस में आ रहा है तो। परंतु यदि बहुपदों में अचर पद नहीं है तो सब स्पेस बनाता है। सिंस अचर पद उपस्थित तो आइडेंटिटी 0 उपस्थित ही नहीं, क्योंकि इस तरह देख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें 0 0 रखते ही 0 बराबर मतलब 3 शेष रह रहा है ना, तो वो आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, तो सब स्पेस भी नहीं बनाएगा। आव्यूहों की सदिश समष्टि, अब क्या होता है कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस भी होता है। तो देखिए वी आर कोई क्या है, एक सदिश समष्टि है जहाँ वी सभी मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है, सभी मैट्रिक्स का सेट है, या n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट है, या m क्रॉस n मैट्रिसेस का सभी का सेट है। सब सेट W सब स्पेस बनाएगा, कब बनाएगा, जब हम कोई सबसेट ऐसा लें कि n क्रॉस n ऑर्डर की सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट लें, ठीक है, तो वो हमारा क्या बना देगा, सब स्पेस बना देगा। यदि हम ऐसा सबसेट लें कि सभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सेट ले लें, या सभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सेट ले लें, तो वो सब स्पेस बना देगा। सभी डायगोनल मैट्रिसेस का सेट भी क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा। सभी अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स का सेट भी क्या बना देगा, सब स्पेस बना देगा। सभी सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस का सेट लेंगे वो भी सब स्पेस बना देगा इस वी आर का। सभी असममित स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस का सेट लें तो वो भी हमारा क्या बना देगा, सब स्पेस बना देगा। अब कौन सा सेट सब स्पेस नहीं बनाएगा, सभी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का सेट। यदि ऐसी मैट्रिसेस का सेट हम ले लें कि उनका स्क्वायर करने पर वापस ए ही आ जाए, तो वो सेट कभी भी सब स्पेस नहीं बनाएगा। यदि किन्हीं ऐसी मैट्रिसेस का सेट हम ले लें जो इन्वोलेटरी मैट्रिसेस हों, अर्थात ए स्क्वायर बराबर आई हो, तो वो भी सब स्पेस हमारा नहीं बनाएगा। या सभी सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट हम ले लें, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 हो, ऐसी सभी मैट्रिसेस का सेट हमने ले लिया जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, तो वो भी हमारा सब स्पेस नहीं बनाएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है V3R का सबसेट। अब ये देखो V3 डायमेंशन है इसकी, ये डायमेंशन और
बेसिस वगैरह आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं। V3R का सबसेट दे रखा है कि S1 ऐसा है कि x1 x2 x3, जहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और कोई दूसरा सबसेट ऐसा दे रखा है x1 x2 x3, जहाँ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो देखिए ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो देखिए S2 तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, कि इसमें देखिए इसमें अच्छा वैसे 0 0 तो सब में ही आ रहा है। अब पहली कंडीशन क्या देखते हैं कि हम कि 0 0 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें देखिए 0 0 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 0 भी 1 से छोटा होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा जो टेस्ट है वो यहाँ काम आएगा। तो हम टेस्ट यूज करते हैं। तो हमारा टेस्ट क्या था कि A डॉट U प्लस V बिलोंग्स टू W, ठीक है। ये W में बिलोंग करना चाहिए, जबकि S1 दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे S1 बोल देंगे, ठीक है। तो एक तो कहाँ से लेंगे, कोई भी एलिमेंट R से ले लेंगे और V3 का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। अब देखिए ये इसको हटाओ, सिंस सब स्पेस की कंडीशन चेक करेंगे तो -2 बिलोंग्स टू R, -2 बिलोंग्स टू R, और माना कि 1 2 3 बिलोंग्स टू S1, क्योंकि 1 2 3 करते ही क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो ये बिलोंग कर रहा है। अब इसकी कंडीशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 -4 और -6, -2 -4 और -6। क्या ये -2 -4 -6 S1 में आ रहा है क्या? बाकी प्लस V तो हम करेंगे ही करेंगे, पहले यही अगर बिलोंग नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो -2 -4 -6, -2 इसमें आएगा या नहीं आएगा, जैसे ही हम करेंगे तो -2 -4 -6 जो कि 0 से बड़ा नहीं होगा, तो ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। एक कंडीशन भी फेल हो गई तो सब स्पेस नहीं बनाएगा। और उसी तरह हम इसका कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने -2 लिया, मतलब क्या होता है कि केवल एक कंडीशन फेल करनी होती है, चाहे वो 50 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन भी फेल कर दी तो वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। अब आप कहें कि -2 ही क्यों लिया, हम 2 4 6 8 ले लेते तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती। सेटिस्फाई तो 50 जगह हो रही है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कह देंगे ये वेक्टर स्पेस या सब स्पेस नहीं बनाएगा। वैसे ही इसके लिए भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए इसी को ले लीजिए कि 1 2 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये 1 2 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ 0 1 0 ले लो, 0 1 0, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है। लेकिन इसमें ही जैसे मान लीजिए हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया कि S2 में क्या कर दिया 0 1 और 0 बिलोंग्स टू S2। अब इसमें क्या कर दिया 2 ले लिया हमने, 2 0 1 0, तो ये क्या हो गया 0 2 0। अब क्या 2 0 0 2 0 इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि बिलोंग करने के लिए ये कंडीशन चेक करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू S2, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इस तरह कोई भी कंडीशन एक हम फेल कर देंगे। अब देखिए V2R, मान लीजिए कि R2R T ऐसा है कि x1 x2 ऐसे हैं कि x1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें 0 0 बिलोंग ही नहीं कर रहा। x2 हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन x2 तो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि 0 है ही नहीं, तो इसमें 0 0 बिलोंग आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ये नहीं बनेगा। इसमें है कि तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा। x1 x2 ऐसे हैं 2x2 बराबर 3x1, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक उसका इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इसमें कोई क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये सब स्पेस बना देगा, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब R2R में तब देखिए P क्या है x1 x2, और ऐसा है कि x1 ग्रेटर देन 0 है और x2 भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें इक्वल टू वाली हम इक्वल टू 0 ले ही नहीं सकते, तो 0 0 एलिमेंट बिलोंग ही नहीं करेगा, 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू P। और इसमें भी वही 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू Q। इसमें x1 बिलोंग्स टू R है, ठीक है, तो x1 तो हम 0 ले सकते हैं, लेकिन x2 ग्रेटर देन 0, तो इसमें 0 0 बिलोंग नहीं कर रहा, किसमें R में भी। और x1
और 0 ऐसा सब सेट लिया है कि x1 और 0, ये तो इसने 0 दे रखा है और x1 को कहाँ से ले सकते हैं, R से, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, x1 को 0 ले सकते हैं, तो 0 0 बिलोंग कर रहा है, 0 0 बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब R3R कि W बराबर XY Z ऐसा है कि x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0। ठीक है, और हमें दे रखा है, और इसमें क्या देख पा रहे हैं हम कि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आता, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये सब स्पेस बना देगा। क्वेश्चन 5, यदि V n क्रॉस n कोटि के सभी आव्यूहों की सदिश समष्टि है तथा W1 क्या कैसे सबसेट दे रखा है, सिमेट्रिक, n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिसेस का और W2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सेट दे रखा है, तब हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही है, W1 प्लस W2 बराबर V, तो बिल्कुल सही, क्योंकि W1 क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, W2 क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, केवल 0 0 एलिमेंट कॉमन, 0 0 मैट्रिक्स ही कॉमन आएगी, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएंगे, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पूरे V को बनाते हैं, मतलब पूरे V मतलब सभी सदिश समष्टियों, कोई भी जो सदिश समष्टि में कोई भी मैट्रिसेस की सदिश समष्टि है तो उसमें केवल 2 ही टाइप की मैट्रिसेस होती हैं या हम कहें कि सभी मैट्रिसेस को हम 2 टाइप की मैट्रिसेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिसेस को। ठीक है, तो ये W1, तो ये हमारा राइट है, W1 प्लस W2 बराबर V, हाँ, सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू ओनली 0, जो 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है, और ये तो आता ही है क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यदि हम n क्रॉस n मैट्रिक्स पर डिफाइन n क्रॉस n मैट्रिक्स सभी ले लें तो उसमें जो कॉमन होंगी वो केवल ये ही होगी, तो इसमें कह देंगे हम ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। इससे अगले वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। ये पिछले वीडियो की बजाय आने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें रहेगी, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन इससे बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो थैंक यू।